वेलकम और स्वागत है आप लोग का एक ट्रू क्राइम वीडियो में। 7 जून 2015 ब्लॉमबर्ग स्वीडन। एक 17 साल की लड़की जिसका नाम लीसा था, वो कैफे से पार्ट टाइम काम करने के बाद अपने घर के लिए निकलती है। पर जैसे ही वो अपनी स्कूटर स्टार्ट करती है, एक आदमी पीछे से उसे किडनैप कर लेता है। किडनैप करने के बाद लीसा को रस्सियों से बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया था और अंत में जाके उसका खून कर दिया जाता है। तो आज के ट्रू क्राइम वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लीसा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उसको इतनी भयानक मौत मिली। हमारे आज की केस की शुरुआत होती है लीसा से, जो स्वीडन देश से थी। अब 17 साल की उम्र से ही जो लीसा थी, उसे अपने खर्चे खुद उठाने का मन था, तो इसी के लिए वो एक पार्ट टाइम एक कैफे में काम किया करती थी। पर लीसा के काम में बस एक दिक्कत थी, और वो ये थी कि जो उसका कैफे था जहाँ पर वो काम करती थी, वो उसके घर से थोड़ा दूर था। तो लीसा के जो फादर हैं, वो लीसा को घर से कैफे तक ड्रॉप किया करते थे। अब काफी समय तक उन्होंने लीसा को ड्रॉप करा और कहीं ना कहीं उन्हें ये विश्वास हो चुका था कि अब उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है और अब वो कैफे तक खुद से जा सकती है। तो इसी चीज को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए उन्होंने लीसा को एक स्कूटर भी गिफ्ट कर दी। अब आता है वो दिन जब पहली बार जो लीसा है वो अपने स्कूटर में कैफे जाने वाली थी। कैफे सेफली पहुंचने के बाद वो अपना पूरा काम कंप्लीट करती है, जिसके बाद तकरीबन 6 बजे वो अपने फैमिली को ये टेक्स्ट करती है कि उसका काम खत्म हो चुका है और अब वो घर वापस आ रही है। अब काफी ज्यादा घंटे बीत जाते हैं और अब तक जो लीसा है वो घर वापस नहीं आई थी। और जैसे ही उसके फादर ने ये चीज रियलाइज करी कि उनकी बेटी अब तक घर नहीं आई है, वो लीसा को काफी बार फोन करते हैं, पर जो लीसा का फोन है वो स्विच्ड ऑफ आ रहा था। और याद रखना, ये वो पहला दिन था जब लीसा खुद से अपने कैफे गई हो। फादर को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा था कि शायद उनकी बेटी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया होगा। तो वो अपनी कार लेते हैं और उसी रास्ते को यूज करते हैं जिस रास्ते से लीसा घर से कैफे जाया करती। वो स्लोली ड्राइव करते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उनकी बेटी रास्ते में मिल जाएगी। पर अब पूरा रास्ता कवर हो चुका था और अब जो फादर हैं वो कैफे तक पहुंच चुके थे। और कैफे में पहुंचकर वो ये देखते हैं कि लीसा की स्कूटर अभी तक उस कैफे में है। और सरप्राइजिंग चीज ये है कि स्कूटर की जो चाबी है वो अभी तक स्कूटर में लगी हुई थी। तो फादर ने कैफे के ओनर और बाकी कैफे के स्टाफ मेंबर्स को भी कॉल किया, पर किसी से भी लीसा के बारे में कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। और अब तकरीबन रात के 10 बजने वाले थे, तो फादर इमीडिएटली पुलिस के पास जाते हैं और उनकी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट फाइल करते हैं। अब अगले दिन की सुबह होती है और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। और ऊपर से जो स्वीडन के लोग हैं वो भी इतने ज़्यादा स्वीट थे कि उन्होंने भी इस केस की काफ़ी मदद करने की कोशिश करी। बहुत सारे लोकल वॉलंटियर्स भी सामने आए और उन्होंने भी पुलिस की मदद करने की कोशिश करी। अब उस कैफे से कुछ ही दूर एक ऐसा रोड था जिस पे सर्च करने के बाद पुलिस को वहाँ पे लीसा की बिलोंगिंग्स मिली, जैसे उसके फ़ोन के टूटे हुए टुकड़े, उसकी घर की चाबियाँ और उसकी ID कार्ड्स। अब जो ये कैफे था जहाँ पर लीसा काम करती थी, उसी के बगल में एक काऊ मिल्किंग का फार्म था। तो उसी फार्म का एक वर्कर पुलिस के पास आता है और उन्हें ये बताता है कि उसने फार्म में कुछ लेडीज आइटम देखी है और शायद ये चीज केस में थोड़ी हेल्प कर सकता है। तो जब पुलिस ने उस फार्म में जाकर चेक किया तो उन्हें वहां पे झाड़ियों में से लीसा की कुछ और बिलोंगिंग्स मिली, जैसे उसका राइडिंग ग्लव, उसकी ईयर रिंग और उसका जैकेट भी। अब ये सारे एविडेंस पुलिस को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि अब उन्हें ये तो कंफर्म हो गया कि जो लीसा है वो शायद ज्यादा दूर तक नहीं गई है। नाउ कमिंग बैक टू द केस, जो ये काऊ फार्म था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे वेयरहाउस और बहुत सारे शेड थे, पर इनमें से एक शेड ऐसा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा हो कि शायद सालों से ये यूज ना हुआ हो, क्योंकि अगर हम इस शेड के आसपास देखें तो चारों ही तरफ लंबी लंबी घास उग चुकी थी। पर जब पुलिस इस शेड के पास पहुंची, वो ये देखते हैं कि जो इस शेड का एंट्रेंस है उसकी जो घास है वो थोड़ी दबी दबी हुई है, जिसका मतलब ये था कि शायद रिसेंटली ही कोई आदमी इस शेड के अंदर गया हो। तो
तो जैसे ही जो पुलिस है वो इस शेड का दरवाजा खोलती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिकम्पोजिंग स्मेल आती है। अब जो ये शेड था वो एक तरीके से एक चेंजिंग रूम था उन वर्कर्स के लिए जो वर्कर्स इस फार्म में काम किया करते थे, पर फॉर व्हाटएवर रीजन जो ये शेड था वो काफी टाइम से अनयूज था। अब इस शेड में पुलिस को बहुत सारे लॉकर रूम मिलते हैं, पर इन लॉकर रूम में से एक लॉकर रूम ऐसा था जिसका जो दरवाजा था वो अच्छी तरह से बंद नहीं हुआ था। और जैसे ही उन्होंने उस लॉकर रूम का दरवाजा अच्छी तरह से खोला, उनके होश उड़ गए। उस लॉकर रूम में मिली उनको लीसा की मृत शरीर। जो ये बॉडी थी वो हाफ नेकेड थी और इस बॉडी के गर्दन में एक रस्सी का टुकड़ा था। बॉडी की इतनी बुरी हालत देखने के बाद इतना तो कंफर्म था कि लीसा के जो आखिरी मोमेंट्स थे वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक थे। लीसा की बॉडी मिलना लीसा की फैमिली को ही नहीं बट आसपास के सभी लोकल फैमिलीज, पुलिस और जो भी वॉलंटियर्स इस केस में हेल्प कर रहे थे उन सब के लिए हार्ट ब्रेकिंग था। अब बिना ज़्यादा समय गवाए ही जो लीसा की बॉडी है उसे एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाता है और जो उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट है वो बहुत सारी चीज़ रिवील करती है। लीसा की मौत का कारण था स्ट्रैंगुलेशन, पर कोई भी ऐसे डायरेक्ट एविडेंस नहीं आए जो ये शो करता हो कि लीसा के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करी हो। अब जब पुलिस इस चेंजिंग रूम को चेक करती है तो उन्हें वहां पर बहुत सारे डीएनए सैंपल्स मिले और इसके साथ ही साथ जो ये डीएनए सैंपल्स थे वो हमें लीसा की बॉडी पर से भी मिले। अब इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो कल्प्रिट है उसे पकड़ना एक मुश्किल टास्क नहीं होने वाला था, क्योंकि जिस भी इंसान ने लीसा का खून किया उसके पास इस चेंजिंग रूम का एक्सेस था। उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जो ये चेंजिंग रूम है वो काफी टाइम से यूज नहीं हुआ है, तो उसने यही सोचा होगा कि शायद वो कभी पकड़ा भी ना जाए। तो अब जो पुलिस है वो इस फार्म में काम करने वाले हर एक एम्प्लॉय को बुलाती है और सबसे उनका डीएनए सैंपल लेती है और ये डीएनए सैंपल मैच हो जाता है एक एम्प्लॉय से जिसका नाम था नेरजुस। जो ये नेरजुस था वो स्वीडन का रहने वाला नहीं था, वो लिथुएनिया से था। वो स्वीडन में अपनी वाइफ और अपनी ब्रदर के साथ काम की तलाश में आया था और जब उसे और उसके ब्रदर को इस फार्म में काम मिल गया तो वो लोग यहीं रहने लग गए। अब जो ये नेरजुस था वो बहुत बड़ा था। उसके पास एक लैपटॉप था जिसमें उसने भर भर के कॉर्न रखे थे और जो ये कॉर्न थे वो नॉर्मल नहीं थे, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग वाले थे और इतना ज्यादा कॉर्न कंज्यूम करने के बाद जो उसकी मेंटल स्टेट है वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी और इसके साथ ही साथ उसका औरतों को देखने का जो नजरिया है वो भी बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बन चुका था। जो ये लीसा का कैफे था जहां पर वो काम किया करती थी और जो ये काउ फार्म था जहां पर नेरजुस काम करता था, ये दोनों आसपास ही थे और उस फार्म में एक ऐसा रूम था जिसकी विंडो से इस कैफे का डायरेक्ट व्यू मिलता था और इसी विंडो का यूज करते हुए जो नेरजुस था वो कैफे में लीसा या फिर उस कैफे में बाकी फीमेल स्टाफ को स्टॉक किया करता था। इसके साथ ही साथ वो इस रूम में अपने आप को सेटिस्फाई भी करता था क्योंकि इस रूम की पूरी दीवार में उसने अपने स्पर्म सैंपल छोड़ रखे थे। नाउ कमिंग बैक टू द केस, जैसे ही जो डीएनए सैंपल्स है वो नेरजुस से मैच कर गए थे, पुलिस नेरजुस के घर जाती है और वहां से उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके साथ ही साथ घर में से उन्हें वो लैपटॉप भी मिलता है जहां पर जो डार्क कॉन्स थे वो थे। अब पुलिस को इस बात का पूरा यकीन था कि लीसा के खून के पीछे नेरजुस का ही हाथ है, तो वो ये चाहते थे कि नेरजुस अपना क्राइम कन्फेस कर ले और क्राइम वाले दिन उसने क्या क्या स्टेप बाय स्टेप किया ये सब एक्सप्लेन करे। पर जो नेरजुस है वो इस बात को मानने के लिए एकदम तैयार नहीं था कि उसका इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट था। वो बार बार यही कहता गया कि उस पूरे दिन वो अपने घर में ही था अपनी वाइफ और अपने ब्रदर के साथ। और जब नेरजुस के ब्रदर और उसकी वाइफ से पूछा गया तो उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया कि नेरजुस दिन भर घर में ही था। पर थोड़ा सा प्रेशर लगाने के बाद जो नेरजुस का ब्रदर है वो अपना मुंह खोल ही देता है। वो ये बताता है कि क्राइम वाले दिन नेरजुस घर बहुत लेट रात को पहुंचा था, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहा था और उसके पूरे ही कपड़े गंदे हो रखे थे। तो घर वापस आने के बाद वो तुरंत ही अपने सारे कपड़े धो देता है और अपनी फैमिली से ये कहता है कि अगर कोई उसके बारे में पूछे तो ये कहना कि वो पूरे दिन घर पर ही था। पुलिस के पास नेरजुस के खिलाफ जो डीएनए एविडेंस थे वो तो थे ही थे, बट इसके साथ ही साथ अब उसके ब्रदर ने भी उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे दिया, तो अब उसका गेम ओवर हो चुका था। 17 नवंबर 2015 नेरजुस के ट्रायल के दौरान उसे गिल्टी घोषित कर दिया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
पर इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि नेरेजुस ने पूरे ट्रायल के दौरान अपना क्राइम कभी एक्सेप्ट नहीं करा, तो हमें कभी भी ये एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि उस दिन आखिरकार क्या क्या हुआ था। तो हम बस पॉसिबिलिटीज और अजम्पशन के बेस में उस सिचुएशन के बारे में समझ सकते हैं। ओके, तो क्राइम वाले दिन लीसा कैफे से अपना काम खत्म करके बाहर निकली थी। उसने जैसे ही अपनी स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश करी, नेरेजुस ने पीछे से उसे किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद वो उसे जबरदस्ती उस चेंजिंग रूम में लेके जाता है। नेरेजुस ने उसे रस्सियों से बांध दिया था और वो उसके कपड़े खोलने लगता है। पर जब ये सब हो रहा था, लीसा ने अपने बचाव में हाथ पैर चलाए होंगे और चीखने चिल्लाने की कोशिश भी करी होगी। और कहीं ना कहीं शायद नेरेजुस को ये लगने लगा कि लीसा की आवाज सुनकर कोई यहाँ तक आ सकता है, तो इसीलिए उसने लीसा को खत्म कर दिया। जिसके बाद उसने लीसा की जो बिलोंगिंग्स हैं उसे अलग अलग जगह में फेंक दिया। ये सब करते करते उसके कपड़े काफी ज्यादा गंदे हो चुके थे और वो अपने घर बहुत देर से पहुंचा। और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपनी वाइफ और अपने ब्रदर को झूठ बोलने के लिए कहा। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी अंत में जाके वो पकड़ा गया। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को कर्मा वर्ड के बारे में तो पता ही होगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो नेरेजुस था उसे स्वीडन में उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी, पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि जो नेरेजुस है वो स्वीडन का सिटीजन नहीं बल्कि लिथुआनिया का सिटीजन था। तो वो कोर्ट में जाके ये अपील करता है कि उसे स्वीडन से वापस लिथुआनिया डिपोर्ट कर दिया जाए। उसे ये उम्मीद थी कि अपने देश में जाकर वो दोबारा से एक ट्रायल के लिए अपील कर सकता है और इसके कारण शायद उसकी जो सजा है वो थोड़ी कम हो सकती है। और काइंड ऑफ ऐसा ही होता है। उसकी जो सजा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से 15 साल कर दी गई। पर इसके बाद फिर से एक ट्रायल होता है जिसमें जो इसकी 15 साल की सजा थी वो वापस से लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल जाती है। और हाँ, अब कर्मा की बात करते हैं। लिथुआनिया की प्रिजन में जब वो अपनी सजा काट रहा था, उसे जो बाकी प्रिजन मेट्स थे वो बहुत ज्यादा बुली किया करते थे। उसे चैन से रहने नहीं देते थे, उसे मारते पीटते थे और उसके ऊपर गर्म पानी तक फेंक देते थे। तो एक दिन नेरेजुस का एक दूसरे कैदी के साथ झगड़ा हो जाता है और इस झगड़े में जो दूसरा कैदी था वो एक चाकू यूज करता है और नेरेजुस के गर्दन में अटैक कर देता है। जिसके बाद नेरेजुस को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की जाती है, पर रास्ते में ही वो अपना दम तोड़ देता है। सो या मे बी दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स। तो यही थी इस केस की एंडिंग। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार दिल से आपके लिए एक बिग थैंक यू। मेरी वीडियोस का जो यूजुअली फोकस रहा है वो ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ही रही है, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे अदर रीजन्स को भी कवर करूँ। और अगर आप लोगों को मेरी बाकी वीडियोज़ देखनी है तो यार आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो या फिर मैं कहीं ना कहीं कार्ड में कुछ लिंक कर दूंगा। सो इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।